जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आते ही जबरदस्त सियासी हलचल न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में मची हुई नजर आ रही है। और इंडिया गठबंधन जिस तरह से इन आंकड़ों को पेश कर रहा है, क्या ये गठबंधन का एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा 2024 में? 2024 की सियासत क्या बदलती हुई आने वाले वक्त में हम देखेंगे इन आंकड़ों के सामने आने के बाद। आज इसी पर करेंगे बात आपके साथ। मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरी सहयोगी निधि वसंदानी भी मौजूद है। बिल्कुल, जाति के आंकड़े जारी होते ही सियासी हलचल भी तेज हो गई है और ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है। बहरहाल बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। जाति के आंकड़े पर सियासी हलचल तेज हो गई है। सीएम नीतीश ने आज सर्वदलीय बैठक बुला दी है। सीएम नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुला दी है। सभी दलों से राय के बाद आगे का कदम उठाया जाएगा। नीतीश कुमार के जरिए ये कदम उठाया जाएगा। बीजेपी भी आज की बैठक में शामिल हो रही है। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और बिहार से ये जो जाति आधारित जनगणना का जिन निकला है, इस पर सियासत भी गरमाई हुई है। जी हां, सीएम नीतीश कुमार ने आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है जिसमें सभी दलों से राय शुमारी की जाएगी और सभी दलों से राय के बाद ही कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। ये साफ तौर पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कल ही साफ कर दिया था इन आंकड़ों के सामने आने के बाद कि अब जो सरकार की नीयत है और नीतियां हैं वो इन आंकड़ों पर आधारित होंगी। यानी आने वाले वक्त में ये जाति जनगणना से जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं वो बिहार की सियासत में तो बड़ा असर डालते नजर आएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ देश की सियासत पर भी इनका जबरदस्त असर पड़ेगा सियासी तौर पर, यह मानकर चला जा रहा है। और यही वजह है कि टीवी9 भारतवर्ष ने आज हर पक्ष की आवाज बुलंद करने की ठानी है। टीवी9 भारतवर्ष के स्टूडियो में हर तबके से जुड़े लोगों की आवाज आज बुलंद होगी। बिल्कुल, और साथ ही समीर बता दें कि बिहार में जाति की गिनती हो गई है। ये आंकड़े सामने आ चुके हैं, पूरे देश के सामने आ चुके हैं। अपने अपने तरीके से विश्लेषण भी किया जा रहा है और राजनीतिक नफा नुकसान का आकलन भी सबसे ज्यादा हो गया है समीर। बिल्कुल, और ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। हम जातियों की जो गिनती जारी हुई है अब उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों की आज चर्चा करेंगे और उससे जुड़े 7 सवालों पर आइए गौर कर लेते हैं। जाति की बात, 7 सवाल। ये सवाल कौन कौन से हैं? पहला बड़ा सवाल, क्या अब जाति ही आने वाले चुनावों में सबसे मुख्य मुद्दा होगा? निधि। बिल्कुल, और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि पिछड़ों की बढ़ी हुई आबादी का लाभ आखिर मिलेगा किसे? जी हां, क्या जातियों का आंकड़ा इंडिया गठबंधन का मास्टर स्ट्रोक है 2024 के लिए? यह भी वो बड़ा सवाल है जिस पर चर्चा लाजमी है। और बिल्कुल, चौथा सवाल, क्या देश में भी जाति की गिनती की मांग तेज होगी? ये 4 सवाल बताते हैं कि इस वक्त देश में जो चर्चा है वो पुरजोर तरीके से उठ रही है कि क्या ये मुख्य मुद्दा बनने वाला है। बिल्कुल, 5वां, जाति का मुद्दा 2024 में कितना असर डाल पाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। जातिगत जनगणना के आंकड़े तो सामने आ गए बिहार में। ये भी कहा जा रहा है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन इन आंकड़ों का क्या असर देश की राजनीति पर पड़ेगा? छठा सवाल, मोदी का चेहरा भारी पड़ेगा या फिर जाति की राजनीति भारी पड़ेगी? क्या भारी पड़ेगा, ये भी सवाल सामने है। जी हां, और जातियों की गिनती से सबसे अधिक भला किसका होगा? ये भी सियासत से परे एक बड़ा सवाल है जिस पर चर्चा जरूरी है। और टीवी9 भारतवर्ष के स्टूडियो में हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम आपका कराएंगे तारुफ। लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं वो एक नई कहानी कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, अलग अलग जातियों का प्रतिशत हमारे सामने है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर निधि में यहां से पढ़ने की कोशिश करूं, अघोरी 0.006%, अदरखी, अब्दल, अमात, अवध बनिया 0.03%, असुर, अगरिया, यानी जो छोटी छोटी जातियां भी हैं उनका आबादी में रिप्रेजेंटेशन कितना है ये हमें पता चल चुका है। दर्जी, मुस्लिम, देखिए कल ये बात हो रही थी कि हिंदुओं की तो जो अलग अलग जातियां हैं उनका परसेंटेज सामने है, मुस्लिमों की जातियों का भी है क्या? तो है, ये क्लियर हो जाइए। मुस्लिमों की भी जो अलग अलग जातियां हैं उनकी भी गिनती हुई है, उनका भी रिप्रेजेंटेशन कितना है ये बताया गया है। चपोता 0.01%, चंद्रवंशी कहार 1.64%, चमार 5.25%, चाय 0.07%, चीक जो कि मुस्लिम में आते हैं 0.03%। निधि, आपकी तरफ। पाल, पासी,
पिगनिया, पैरघा, परिहार, बक्खो जो कि मुस्लिम में आती है, बठूड़ी, बढ़ई, ये जातियों का जो रिप्रेजेंटेशन है समाज में वो कितना है परसेंटेज वाइज आपको बता रहे हैं, प्रतिशत वाइज आपको बता रहे हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे आ रहे हैं बंजारा, बनिया, बरई, तगोली, बागदी, बारी, ब्राह्मण, बिंझिंग, बिंझिया, ये तमाम जो जातियां जिनका परसेंटेज प्रतिशत आपको हम बता रहे हैं साथ में, क्योंकि ये पूरे आंकड़े पेश कर दिए गए हैं। और अब अगला कदम क्या होगा नीतीश कुमार का, ये बड़ी बात होगी। बींद, बिरहौर, बेगा, बेदिया, बेलदार, बौरी, बंतार, ये प्रतिशत भी आपको बता रहे हैं। भटियारा, भाट, भार, भारकर, भूइया, भैयार, भूमिहार, ये तमाम चीज। और आपको ये भी बता दें भोक्ता, मजवार, मडरिया, मदारी, ये तमाम जातियां जो कि प्रतिशत के हिसाब से हम बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल निधि, और इस वक्त हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे जल्दी से तारुफ करा दें। AK वाजपेयी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं LJP के। इसके अलावा अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ेंगी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। और कई अहम आवाजें, अजय उपाध्याय साहब प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ प्रोफेसर सतीश प्रकाश यहां पर आ चुके हैं, दलित चिंतक। प्रोफेसर नवल किशोर प्रवक्ता हैं RJD के, वो हमारे साथ होंगे। महंत नवल किशोर दास हिंदू धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। अवनिजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और राहुल देव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सेफोलॉजिस्ट भावेश झा भी आज इन आंकड़ों पर अपनी राय रखेंगे। फाजिल अहमद साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वाजपेयी साहब, शुरुआत में आपसे करूंगा, LJP किस तरह से इन आंकड़ों को देख रही है, और क्या, अगर मैं सीधा सवाल पूछूं, एनडीए में कुछ कंफ्यूजन नजर आ रहा है क्या कि अब जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आ गए तो बोले क्या, करें तो करें क्या? एक वर्ग ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जी हम ही ने तो कराई जातिगत जनगणना, दूसरा कहता है कि ये तो हिंदुओं को अलग अलग जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू बटेगा नहीं। देखिए, पहले तो एक बात समझ लें कि एनडीए में कोई कंफ्यूजन कभी होता नहीं है, नहीं होता, बिल्कुल क्लियर है। मोदी जी का विजन क्लियर है, एग्जीक्यूशन क्लियर है, इम्प्लीमेंटेशन क्लियर है। अब आइए दूसरी बात पे। देखिए, हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी इस सिद्धांत के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे, और इससे पहले के नेता कर्पूरी ठाकुर साहब, और उसके बाद डॉक्टर मधुल में, और उनके बाद की पीढ़ी जो लोहियावादी और समाजवादी विचारधारा से जुड़े हैं। इसलिए हम इस चीज़ का स्वागत करते हैं कि नीतीश बाबू ने चाहे आधी अधूरी किया, लेकिन जनता जो जनगणना कराई है कास्ट बेस की और उसके आंकड़ों को बाहर किया है, हम उसका बार बार स्वागत करते हैं। बड़ी बात, सवाल दूसरा ये है, सवाल दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, कि जिस नेता ने आंकड़े बाहर लेके आए हैं उस नेता की क्रेडिबिलिटी क्या है, नंबर 1, उस नेता की नीयत क्या है, नंबर 2, क्योंकि पिछले 18 साल से ये नीतीश बाबू सरकार में है, और उससे पहले बिहार में लालू प्रसाद यादव 15 साल से हैं। कहां पहुंचा दिया आपने बिहार को, कितना उत्थान कर दिया आपने, और ये आंकड़े पहले क्यों नहीं लेके आए, उसका भी जवाब। ये आंकड़े पहले क्यों नहीं लेके आए, LJP सवाल उठा रही है, लेकिन स्वागत कर रही है इस फैसले का कि आंकड़े कम से कम सामने आए हैं। एनडीए की सहयोगी है LJP। मैं आ रही हूँ आपके पास, डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन हमारे साथ हैं। आप क्या मानते हैं, क्या ये प्रमुख मुद्दा होने वाला है आने वाले चुनावों में? पहले विधानसभा जो कि सेमीफाइनल, फिर फाइनल 2024। देखिए, ये मुद्दा सिर्फ चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक न्याय और सच बात है आर्थिक सामाजिक विषमता को दूर करने का एक बृहद मामला है जो संवैधानिक सोच के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। जिस तरह से समाजवादी सोच हमारी संविधान के प्रस्तावना में है, जिस तरह सामाजिक न्याय की बात वहाँ की जाती है, कहीं ना कहीं उसको आधार पर उतारने के लिए जातीय जनगणना आवश्यक है, अनिवार्य है। और कांग्रेस पार्टी सदैव इस बात को कहती रही। इसके लिए हमने ऑलरेडी जातीय जनगणना 2012-13 में कराई, जिसको ये सरकार प्रकाशित नहीं कर पाई है पिछले 9.5 साल में। नीतीश कुमार जी ने जो ये काम किया है, सबको इसका स्वागत करना चाहिए, उसमें मीन मेख निकालना नहीं चाहिए। वही लोग निकाल रहे हैं जो मंडल कमीशन का विरोध किया था, जो 2006 में जब हम शिक्षा में आरक्षण पिछड़े वर्ग के लिए दिया उस समय विरोध किया था, और वो वही लोग हैं जो अब महिलाओं के आरक्षण को लेकर भी विरोध कर रहे हैं, ऊपरी मन से दिखाने के लिए सियासत कर रहे हैं। ये सियासत का मुद्दा नहीं, समाज में न्याय देने का मुद्दा है। जो नीचे के वर्ग के लोग हैं उनको ऊपर आना चाहिए। समाज नहीं, हमारे लिए चुनाव का ये मुद्दा नहीं है, ये
दिल से गांधीवादी समाजवादी विचार को आगे बढ़ाने का मुद्दा है और ये चलेगा 2024 में यदि हमारी सरकार आएगी। अजय देश जी, में भी हम जातीय अजय जी, आप भले ही कह रहे हैं कि ये मुद्दा नहीं होगा, लेकिन एनडीए के घटक दलों से जो आवाजें उठ रही हैं वो साफ इस तरफ इशारा कर रही हैं कि ये एक प्राइम एजेंडा होने जा रहा है इंडिया गठबंधन का। अनामिका सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। अनामिका जी, बात तो यहां तक कही जा रही है कि ये इंडिया गठबंधन का 2024 के लिए मास्टर स्ट्रोक है। बीजेपी कैसे करेगी सामना, क्योंकि अभी तो राय बटी हुई नजर आ रही है आपकी पार्टी के अपने नेताओं की भी। एक तरफ क्रेडिट लेने की कोशिश भी है और दूसरी तरफ ये बताने की कोशिश भी है कि देखिए ये इंडिया गठबंधन वाले अलग अलग जातियों में बांट रहे हैं। देखिए, बात क्रेडिट लेने की नहीं है। जब ये निर्णय लिया गया हम सरकार में, और इसका विरोध करने का कोई मसला ही नहीं है कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि ये इनके लिए मुद्दा है, निसंदेह इनके लिए मुद्दा हो ही सकता है जिसके लिए विकास मुद्दा ना हो। अभी हमारे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठ के कह रहे थे सामाजिक उन्नति की बात लोगों की कर रहे थे। 70 साल में जो सामाजिक उन्नति नहीं हो पाई, ये एक नागरिक की तरह भी बहुत विचारणीय है आप हम सबके लिए कि जातियों के नाम पर घोषणा करके और जातियों में देश को बांटकर उन्नति कैसे हो सकती है समाज की, किसी भी समाज की या किसी व्यक्ति की या किसी राष्ट्र में किसी के लिए अगर आपको उन्नति करना है। नहीं तो अनामिका जी, जातीय जनगणना कराना, अलग अलग जातियों का आबादी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन कितना है ये जानना, ये जातियों में बांटना है। बिल्कुल जातियों में बांटना है। आपका उद्देश्य है इस समय इस जनगणना को लेकर आना है। तो जातीय जनगणना के खिलाफ है बीजेपी? बिल्कुल खिलाफ नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरी बात आप पूरी होने दें। ये दोनों बातें कैसी हैं, यही मैं समझना चाह रहा हूँ। जी बोलिए, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी, मैं बात पूरी करूंगी तो आप समझ पाएंगे। जी जरूर। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल अनामिका जी। तो विषय ये है कि जो भी बैठकर हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता अजय जी कह रहे थे 70 साल में आप सामाजिक विषमताएं दूर नहीं कर पाए, एक विषय। और जब आप बात करते हैं कि आप जातियों की प्रतिशत की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जनगणना एक विषय नहीं है। वो विषय सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात है, हमें इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ये अगर ये सोचकर इसका असर डालना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी परेशान होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 2 बार के लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ भारत की जनता ने आगरा, पिछड़ा, दलित, महादलित सबसे ऊपर उठकर वोट किया है। वो समय चला गया जब कमांडर, आप इसे सही मानती हैं? अलग अलग करके देखा जाता। यही मंडल और कमांडर एक साधारण सा सवाल पूछा गया था कि आप सही मानती हैं अनामिका जी? बिल्कुल, अगर बिल्कुल उसका सही मानती उद्देश्य ठीक है। अगर उसका उद्देश्य सामाजिक है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ और यहाँ पर हैं। अनामिका जी, मैं आऊंगी आपके पास। पॉलिटिकल एनालिस्ट अवनीश अवस्थी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आए अवनीश जी, इसमें अति पिछड़ा वर्ग की जो आबादी है वो बढ़ी है, 36% तक आंकड़े बताए गए हैं। ये किसे लाभ मिलेगा आगे चलकर? ये जो आंकड़े जारी किए गए समाज में, अब लाभ की बात आती है, नफा नुकसान की बात आती है, तो आप क्या देखते हैं, कैसे परिदृश्य देखते हैं इसका? निधि जी, पहली बात तो ये कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हमने तो मंडल कमीशन का, मुझे याद है कि मंडल कमीशन का सबसे ज़्यादा विरोध, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, क्रांति चौक था, राजीव गोस्वामी नाम का व्यक्ति जिसने सेल्फ इमोलेशन किया था, बाद में एनएसयूआई की टिकट पर वो इलेक्शन लड़ा। रंजीत रागी जी भी थे, ठीक है ना? मैं बीच में बोलता नहीं, याद कर लीजिए जरा, हमें भी याद है ना कि मैं बीच में नहीं बोलता। ठीक है। दूसरे, महिला आरक्षण बिल के बारे में कहा इन्होंने, 10 साल ये सरकार में रहे, पास भी करवा लिया एक जगह, दूसरी जगह लेके नहीं गए। तो ये तो बात बड़ी साफ सी है। फायदे और नुकसान से ऊपर की बात मैं सोचता हूँ, बात बड़ी साफ सी है। आप एक बात बताइए कि इस तरीके के सर्वे, मैं तो कह रहा हूँ, आपने तो सिर्फ बताया कितने हैं, यहाँ तो सीफोलॉजिस्ट ये बता देते हैं किस जाति ने किसको कितने वोट दिए। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये बिल्कुल कोई नई बात नहीं है। बात बड़ी साफ सी है। जो लोग योगी जी को कहते थे 80-20 की राजनीति, वो आज 80-20 की राजनीति सामने आ गई है। 80 को डिवाइड नहीं होने देना, ये एक पक्ष का कहना है, कर लें जो राजनीति। लेकिन अवनीश जी, आपको नहीं लगता कि नई बात कम से कम ये है कि आधिकारिक आंकड़े अब हमारे पास हैं, अब सरकार को पता है किस जाति का आबादी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन कितना है, क्योंकि इससे पहले जातिगत जनगणना तो अंग्रेजों के जमाने में हुई थी 1931 में, और तब बिहार में वो ओडिशा भी शामिल था, झारखंड भी शामिल था। तो अब तो पहली बार एक तरह से जाति के आंकड़े सामने आए। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं आपके सामने कि अगर इतनी ही आवश्यकता नजर आती है तो मनमोहन सिंह के समय में जो जातीय जनगणना हुई थी उसके आंकड़े कहाँ हैं, क्यों नहीं सार्वजनिक किए? और वो जो कर्नाटक में सिद्धरमैया जी ने की है उसके क्यों नहीं आंकड़े सामने आ रहे? अगर इतना ही है कमिटमेंट, ये कमिटमेंट नहीं है, ये
ऐसा नहीं, भ्रम मास्टर है। स्ट्रोक मानते हैं आप ये इंडिया गठबंधन का कोई ये? मास्टर स्ट्रोक नहीं, हम सब जानते हैं, सबको मालूम है कि हमारी जाति के कितने लोग हैं, किसको नहीं मालूम। बिहार ने तो कमिटमेंट दिखा दिया सर। ठीक है, सबको पता है कि किसकी जाति के कितने लोग हैं, ये आप कह रहे हैं। लेकिन राहुल देव जी, क्योंकि इससे पहले महिला आरक्षण का मुद्दा सरगर्म रहा इस देश में, क्या आप ये मानते हैं कि बीजेपी का महिला आरक्षण दरअसल जातीय जनगणना के मुद्दे की काट के तौर पर भी सामने लाया जा सकता है? क्योंकि जातिगत जनगणना में यह है कि भाई अलग अलग जातियों के बारे में बताया जा रहा है, जातियों में बांटने की कोशिश का आरोप बीजेपी लगा रही है, लेकिन महिला आरक्षण के जरिए बीजेपी यह मैसेज देने की कोशिश नहीं कर रही है क्या कि तुम अलग अलग जातियों में बांटोगे और हम उन जातियों से महिलाओं को अपनी तरफ कर लेंगे? देखिए, अब ये रस्साकशी का एक नया मुद्दा दोनों पक्षों को मिल गया है। हाँ। और निश्चित रूप से महिला आरक्षण बिल भी इनके इसमें फंसेगा। ये इतना आसान नहीं है। और जिन ताकतों ने, मैं समझता हूँ कि पहले महिला आरक्षण बिल की राह में रोड़े लगाए थे, उनको एक नई ताकत, तो बहुत आंकड़ों की ताकत मिल गई है। तो अब सारा मामला पूरा उलझ गया है। मैं तो पहली बात ये कहना चाहूँगा कि ये एक दूसरी जातीय क्रांति की, अब सामाजिक क्रांति तो कहना जरा बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन एक जातीय क्रांति की और राजनीतिक उथल पुथल की शुरुआत हो गई है। एक नए दौर के राजनीति में भारत शायद प्रवेश करने जा रहा है। इसके बहुत आयामी परिणाम होंगे, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग आयामों में। और ये कोई आसान समय अब रहने वाला नहीं है देश के लिए। कमंडल और मंडल दोनों मैं कहूँगा कि पक्षों को अपनी पूरी रणनीति को नए सिरे से सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। राजनीति की धुरी भी काफ़ी प्रभावित होगी, नए समीकरण बनेंगे, पुराने टूटेंगे। तो एक बड़ा परिवर्तन मुझे लग रहा है कि होगा। बड़ी बात आपने कही राहुल जी कि एक बड़ा परिवर्तन होगा आने वाले समय में, और एक तरह से राजनीति का एक नया चैप्टर सामने आएगा, क्योंकि चुनाव की दहलीज पर हम हैं। और तो इसका क्या असर पड़ेगा, ये भी हमारे साथ भावेश शाह भी हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं वो, और उनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं कि आगे इसका असर कैसे देखते हैं। क्या दूसरे राज्यों से भी अब मांग उठेगी कि जाति आधारित आंकड़े सामने आना चाहिए, सर्वे कराया जाना चाहिए? देखिए, लगभग अलग अलग राज्यों में इस तरह की मांगे उठने लगी है। यूपी में अखिलेश यादव कई महीनों से उठा रहे हैं। पर देखिए, ये इसको एक ब्रॉडर पिक्चर में देखिए। बीजेपी को शायद पहले से इस चीज़ का अंदेशा था कि ये होने वाला है, इसलिए उन्होंने 2018 में जस्टिस रोहिणी कमीशन का गठन किया था, जिसकी 3 प्रमुख मुद्दे थे। एक प्रमुख मुद्दे थे कि जो कोटा अभी है, जो रिजर्वेशन है, उसमें किसको कितना मिल रहा है, उसकी जो बेनिफिशियरी एक्चुअली में वो कौन है, तो उसको पता है। उसकी जो रिपोर्ट है जुलाई में आ गई थी। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक चीज है कि 2633 ओबीसी जातियां इस देश में, जिसमें से लगभग 933 ऐसी जातियां जिनको बेनिफिशियरी कुछ मिला ही नहीं है। तो बीजेपी को पहले से इस चीज का अंदेशा था कि ये चीजें होने वाली है, और वो बीजेपी भी इस चीज के लिए रेडी है। मुझे नहीं पता है बीजेपी के प्रवक्ता इस बात को क्यों नहीं उठाने की कोशिश करें, शायद उनको ठीक से इनका ट्रेनिंग मिला नहीं। लेकिन जस्टिस रोहिणी कमीशन की एक रिपोर्ट है जो इनके लिए एक बचाव का तरीका हो सकता है। दूसरा एक पक्ष है, देखिए जैसे राहुल देव जी ने कहा कि एक सामाजिक क्रांति, उसको एक पक्ष देखिए, सामाजिक एक तरह का हिंसा, जाति, ये कहते हैं ना, उस तरह का एक कहते हैं बदलाव इस तरह का होगा जरूर, लेकिन उसको किस तरह होगा मैं बताता हूँ। देखिए, कुछ महीने पहले कर्नाटक में बीजेपी गवर्नमेंट ओबीसी कोटा के विदिन जो 4% अल्पसंख्यक को कोटा दिया गया था, उसको हटाया गया था। और ये बताया गया था कि 2% हम लिंगायत और 2% वोकालिगा को देते हैं। लेकिन उसका हुआ क्या? बीजेपी को उसका फायदा मिला था क्या? नहीं मिला था, उल्टे उसका बीजेपी को नुकसान हुआ था। सेम आप देखिए ईबीसी को लेके जिस तरह नीतीश कुमार इतना हो हल्ला मचा रहे। 2015 में नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ने वहाँ पे तेली और एक और दो और जातियां उसको ईबीसी में शामिल, उसका अभी भी वहां पे प्रोटेस्ट चलता है, वहां अभी भी वो जातियां वहां पे इस चीज का प्रोटेस्ट। तो ये कहने का मतलब पूरा लबोलबाब ये है कि ठीक है आपने ये लेके आए, लेकिन हर अलग अलग राज्यों में जो इस तरह की चीजें हैं, जो गवर्नमेंट जो अपने अपने सुविधा के अनुसार जो जातियों को ओबीसी ईबीसी में शामिल करते हैं या हटाते भी हैं, और उसका एक बात पे प्रोफेसर सतीश प्रकाश, लेकिन यहाँ पर ईबीसी का जिक्र हो रहा है। ये जो वर्ग है, इसके सबसे चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। ईबीसी वर्ग जो है उसका रिप्रेजेंटेशन 36% और ओबीसी का 27%। ये नई और बड़ी बात निकलकर सामने आई है इस जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद। इसका कितना असर होगा? नहीं, देखिए, आप घुमा फिरा करके ओबीसी को ओबीसी से ही लड़ाना चाहते हैं ना। देखिए, ये देश आजाद हो चुका, हजारों साल का इतिहास है। वो सामाजिक न्याय जो
कहीं ना कहीं बहुजनों का एक महत्वपूर्ण एजेंडा रहा है। 1857 की पहली आजादी की लड़ाई, दूसरी आजादी की लड़ाई में यह देश आजाद हुआ। यह देश राजनीतिक रूप से आजाद हुआ, लेकिन सामाजिक गुलामी यहां है। कहीं ना कहीं ये जातीय जनगणना के आंकड़े इस देश में तीसरी आजादी, जो सामाजिक आजादी का आगाज है, उसको कहीं ना कहीं निरूपित करते हैं। आज ये समय है कि आखिर 15% जो आबादी है, जिसने बड़ी तथाकथित चालबाजी के तहत 85% आबादी के अधिकारों का हनन किया, धार्मिक अंधकार के अंदर रखा, आज ये उजाले की तरफ है। मेरा कहना यह है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दो बड़े राजनीतिक दल हैं। इस देश में जातीय जनगणना होने की आवश्यकता नहीं है। 2011 में जातीय जनगणना हो चुकी। कहीं ना कहीं आप झूठ बोल रहे हैं। अगर सरकार 2011 की जनगणना को सच मान करके भारत के तमाम, सुनिए आप मेरी बात को सुनिए, कहीं ना कहीं ये लटकाना है, ये भटकाना है। 2011 की जनगणना को आधार मान करके भारत सरकार तमाम योजनाओं की प्लानिंग कर सकती है, लेकिन जातीय जनगणना के आंकड़े को झूठ क्यों मानती है? आप जातीय जनगणना के आंकड़ों को निकालिए ना। अगर आज मोदी जी हैं, वो मैं मानता हूं कि वो आधे ओबीसी है या पूरे ओबीसी है, आज उनके पास समय है कि अगर कांग्रेस ने जो गलती की है, बीजेपी तमाम जो जातीय जनगणना के आंकड़े जो कांग्रेस ने छिपाए आज बाहर रखे। ठीक है, प्रोफेसर नवल किशोर जी भी हमारे साथ हैं, आरजेडी के नेता, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने और प्रधानमंत्री मोदी ने जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। अब कुछ का जो कराया गया, तो ये पूरा का पूरा करके जो भी रिजल्ट आया है, आप उसके बाद सबकी आर्थिक स्थिति का एक एक परिवार का भी ले लिया गया, तो करके भी सब कुछ उसको भी कर रहा, सबको जानकारी भी दे देगा। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। वो तब भी सिर्फ और सिर्फ एक परिवार का गौरवगान करते थे, आज भी वही करने में वो अपना भविष्य देखते हैं। इसलिए उनको देश का गौरवगान पसंद नहीं आता। तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। प्रोफेसर नवल किशोर हमारे साथ मौजूद हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। प्रोफेसर नवल किशोर, सीधे तौर पर आरोप यह लग रहा है कि बांटने की राजनीति का हिस्सा है ये। गिरिराज सिंह कहते हैं ये भ्रम पैदा करने वाली रिपोर्ट जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नसीहत दे रहे हैं कि एक परिवार के भले से पहले आगे तो बढ़िए। देखिए, बेहद हास्यास्पद है इन बातों को कहना, और खासकर देश के प्रधानमंत्री को। जो समाज जाति में बटी हुई है, ये दलित पिछड़ों ने या अति पिछड़ों में नहीं बांटा है, ये समाज का चरित्र है, ये हिंदू धर्म का चरित्र है कि उसमें जातियों में बटी हुई है। हमने जो बात कही है और जो बात प्रथम पिछड़ा आयोग काका कालेलकर के नेतृत्व में या मंडल आयोग या बिहार के संदर्भ में जो मुंगेरीलाल रिपोर्ट था, उसमें कही गई है ये बात कि अगर जातियों की जानकारी होती, आंकड़े होते, तो अनुशंसा और भी वैज्ञानिक दिए जा सकते थे। तो ये मांग जो है पिछले 7 दशक से चल रही थी, और 1996 से जब भी 2001 से जब भी जातीय जनगणना की बात आई, तब ये बात उठी कि ओबीसी के साथ होंगे। मुझे पता नहीं कि बीजेपी कम से कम अपने नेताओं को क्यों भूल जाती है, बाकियों को तो कहती है जात में बांटो को। जब गोपीनाथ मुंडे संसद के अंदर ये बोले कि अगर 2011 में ओबीसी की गिनती नहीं होती है तो इनके साथ अन्याय और 10 वर्ष चलता रहेगा, तो जब वो मानते थे इस बात को और 2018 तक भारतीय जनता पार्टी कहती रही कि जातीय जनगणना कराएंगे, वो क्या कारण था कि 2020-21 में आकर कहती है कराएंगे ही नहीं। नंबर 1। नंबर 2, बिहार के संदर्भ में तो पूरा उसका दोहरा चरित्र सामने आ गया है। बिहार में जब 2 बार विधानमंडल में सर्वसम्मति से पारित हुआ, उसमें भाजपा रही। शिष्टमंडल जो प्रधानमंत्री से मिली, वहां भी साथ में रही। तो सुशील मोदी कह तो रहे हैं कि हम ही ने तो कराई जातिगत जनगणना, लेकिन अगर कराई आपने तो आपने कम से कम 500 करोड़ रुपया तो दिलवा देते, तब तो हम मानते कि आपका साथ है। ऊपर में नहीं कराएंगे, देश में नहीं कराएंगे, बिहार में कराएंगे। क्यों?
क्योंकि वहाँ पर उनको लगता है कि उनकी ज़मीन खिसक जाएगी। असल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक विकास की विरोधी है। 1990 में जब मंडल आया तो कमंडल लेकर सांप्रदायिक यात्रा पर निकल गई। और आप देखेंगे कि जब महिला आरक्षण का बात हुआ तो आप बताइए कि संविधान कहता है कि आरक्षण का 2 ही आधार हो सकता है, ऐतिहासिक रूप से जो पीड़ित है उस समाज को, या सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो पिछड़े हैं उनको आरक्षण दिया जा सकता है। जब आप पूरे आधी आबादी की बात कर रहे हैं तो 52% महिलाएं कहाँ जाएंगी, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? वाजपेयी साहब, ये बेहद खोखली तकरीर है जो भाजपा करती है। और जो बिहार सरकार ने कराया है यह एक देश का वैज्ञानिक आंकड़ा है जिसका अनुकरण होगा। हम तो महिला आरक्षण में बोल रहे थे 50% हो, लेकिन कोटा विद इन कोटा जो कर्पूरी ठाकुर 1977 में भी दे चुके थे उसको भी यहाँ लागू किया जाए। एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल है। देखिए जातीय जनगणना होगी या नहीं होगी, आप मुझे ये बताइए कि अगर महिला आरक्षण बिल को सिर्फ इस आधार पर कि जब जातीय जनगणना होगी तभी आप उसको लागू करेंगे। किसी विधानसभा में, भारत की किसी भी विधानसभा में आप जाइए, भारत में लगभग 0.5% की तो मैं बात नहीं करता, हर लोकसभा के अंदर, हर विधानसभा के अंदर 50% महिला उपस्थित है। अगर 50% महिला उपस्थित है, ये तय हो रहा है, ये ऑलरेडी तय हो रहा है। जो लैंगिक डिस्क्रिमिनेशन है वो कुछ स्टेट है, 0.5% भी नहीं है, क्योंकि आपकी सोच है, आप कहीं ना कहीं महिलाओं को दूर रखना चाहते हैं और यही सामाजिक न्याय के खिलाफ है, चाहे वो जातीय उत्पीड़न हो, चाहे वो, ठीक है, मैं समझ गया। वाजपेयी जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, इसका क्या जवाब देंगे? क्योंकि आरजेडी तो कह रही है कि इससे पहले अगर क्रेडिट लेने की होड़ थी तो कर देते आंकड़े जारी। अभी इस बात को लेकर क्यों कहा जा रहा है कि ये सब ढकोसला है प्रधानमंत्री की ओर से? कल इनके एक जेडीयू के नेता हैं, वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लूंगा उनका, कल बाइट चल रही है सब जगह, उन्होंने कहा 2024 का यही मुद्दा रहेगा। बिल्कुल, मैं नाम ले लेता हूँ, मैं नाम ले लेता हूँ, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी। चलिए ठीक है, तो आप ये बताइए, ये मुद्दा ढूंढ रहे हैं, सुनिए, ये पेगासस ढूंढा, राफेल ढूंढा, उसके बाद और ढूंढा, फिर मणिपुर ढूंढा, फिर ये मुद्दों की तलाश में मणिपुर भी गलत था सर, आपने ढूंढा। क्या बात करते हैं सर? मणिपुर में भी गलत था, ये हास्यास्पद है। मणिपुर ने डबल इंजन सरकार की पोल खोल दी सर। सर क्या राजनीति में ये सिर्फ कह रहे हैं कि इनको सिर्फ राजनीति करनी है। 2000 नहीं तो वाजपेयी साहब इसका डर है क्या? बाबू की सरकार थी, वाजपेयी साहब दलित और गलत बोल रहे थे क्या? अच्छा, उमा भारती ने मांग किया है सर, महिला आरक्षण में उमा भारती आपकी नेत्री है। हम नहीं बोलेंगे, आप बताइए उस पर। नहीं वो आप हम बोल रहे तब बोलो ना जी। हम ये कह रहे हैं कि 2007 में दलित और महादलित नीतीश बाबू ने किया था, बाकायदा नोटिफिकेशन निकाल के, कहाँ पहुंचे, क्या कर दिया उनके लिए? 15-16 साल हो गए हैं, बोलिए बैठे हैं बिहार के नेता, बताएं मुझे महादलित को कहाँ पहुंचाया उन्होंने? आप टहलते रहे ये स्कीम लेके आए, ये सिर्फ राजनीतिक पैंतेबाजी है। नीतीश बाबू सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं और जिंदगी भर ये करते रहे 18 साल से। हम बताइए। अच्छा वाजपेयी जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। वाजपेयी जी, आपने कहा कि भाई जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव ने यह कह दिया कि ये प्राइम एजेंडा होगा इंडिया गठबंधन का। मान लीजिए हो गया प्राइम एजेंडा, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तो कोशिश है, तो दिक्कत होगी क्या? अरे काहे की दिक्कत होगी? एक होता है एजेंडा और एक होता है उनके लिए काम करना। अच्छा, प्रोपेगेंडा जो भाजपा करती है। क्या कर रहे हो आप? तो वाजपेयी जी आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, जो बिहार की सरकार है वो एजेंडा कर रही है, हाँ, वोट की राजनीति कर रही है, आप ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अगर मुख्य मुद्दा बनता है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए इसलिए दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी रिएक्शन के लिए, आऊंगी, मैं आपके पास भी आऊंगी। नवल जी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार की जाति जनगणना के आंकड़े जारी होने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए खुशी भी जताई है। समीर, बिल्कुल, और राहुल गांधी ने स्वागत किया है। उन्होंने लिखा है कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है कि वहां ओबीसी प्लस एससी प्लस एसटी 84% है, 84%। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं। पुराना आरोप फिर से दोहराया गया है, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है, ये कहा है राहुल गांधी ने। इससे पहले राहुल गांधी इस मुद्दे को पहले भी उठा चुके हैं और अब अवनिजेश अवस्थी जी एक बार फिर जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद
इन आरोपों को दोहराया गया है। अजय उपाध्याय साहब, मैं बाद में आपके पास आऊंगा, पहले अवनीजेश अवस्थी जी आपका रिएक्शन। समीर दो बातें। पहले तो राहुल जी को कहना चाहिए कि जो कर्नाटक में वो उसके आंकड़े जारी करें, उनकी अपनी सरकार है। दूसरी बात, जो सरकार के हाथ में, जो पार्टी के हाथ में था, बीजेपी में कितने एमपी ओबीसी हैं, और अगर जो जिसकी बात कर रहे हैं वो कि कितने सेक्रेटरी हैं, उसके लिए तो पिछले 9 साल में जिसने आईएएस ज्वाइन किया होगा वो तो सेक्रेटरी बना नहीं होगा। तो वो तो 20 साल पहले की बात कर रहे हैं। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बीच में नहीं सतीश, अपनी बिल्कुल बात भी। कंप्लीट करिए। बात बड़ी साफ सी है कि ये अति पिछड़े का नाम नीतीश जी कब लाए थे? लालू यादव की पार्टी के खिलाफ, यादवों के खिलाफ। आज सबसे बड़ी दिक्कत आएगी यादवों को वहां पर।